Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KS302/KS402 and here we are in lecture number 5B of unit number 5. तो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था काई स्क्वायर टेस्ट और हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करके हम किस तरह से थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल उनके बीच में कितना अच्छा फिट बन रहा है, कितना अच्छा उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, ये चीज हमने कैलकुलेट की थी कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना डिफर करती हैं. Now, in this lecture, a very important application of chi-square test जो इस पे बेस क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आपके पेपर में पुटअप होता है, that is called chi-square test as a test of independence. जी हाँ, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है अभी हम जानने वाले हैं, बट इसमें भी सेम चीज आप लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं सेम बात करूं तो एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है यानी एक्सपेरिमेंटल गिवन होती है एंड वी विल कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी. तो इन दिस केस क्या है इसका मतलब और इस केस में किस तरह से आप थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले हो, ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. सो काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी काई स्क्वायर या काई स्क्वायर टेस्ट वी कैन फाइंड वेदर द टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड और नॉट. जी हाँ, अगर आपको याद हो हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा है कि इफ यू हैव सम वैल्यू ऑफ x एंड सम वैल्यू ऑफ y सो वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन x एंड y, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है या वो सेकंड डिग्री पैराबोला है या कोई भी अदर रिलेशन, एक्सपोनेंशियल कर्व है, हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने जानते हैं, राइट? हमने ये प्रोसेस पढ़ा है. बट क्या उससे पहले मैंने ये चेक किया है कि ये दोनों वेरिएबल आपस में डिपेंड करते भी या नहीं करते? अगर ये दोनों वेरिएबल डिपेंड ही नहीं करेंगे तो इनमें रिलेशन कैसा, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें कि टेम्परेचर जो है, राइट, टेम्परेचर इज ए क्वांटिटी, टेम्परेचर जो है वो सनलाइट पे डिपेंड करता है, तो देयर इज अ डिपेंडेंसी. बट अगर मैं बात करूं टेम्परेचर मून लाइट के रिलेशन में आप कैलकुलेशन कीजिए तो मून लाइट और टेम्परेचर में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं आता. सो दैट रिलेशन, दैट डिपेंडेंसी कैलकुलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस काई स्क्वायर टेस्ट कि दो एट्रीब्यूट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं. सो सेम चीज है. सबसे पहली चीज आप नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या है कि देयर इज नो एसोसिएशन और नो डिपेंडेंसी बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोई रिलेशन नहीं है. काई स्क्वायर टेस्ट की नल हाइपोथेसिस ये है. उसके बाद आप काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे बाय द सेम फॉर्मूला ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट? और उसके बाद हम एक वैल्यू लेके आएंगे टाई स्क्वायर टैबुलेटेड की फ्रॉम द टेबल, और द सेम थिंग अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है टैबुलेटेड वैल्यू तभी हमारा एच नॉट वैलिड होगा, यानी कि देयर इज नो डिपेंडेंसी. अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया दैट मींस देयर इज अ डिपेंडेंसी, राइट? सो कॉन्सेप्ट केवल इतना सा है, क्वेश्चन में पहचान करनी पड़ेगी कि आपको काई स्क्वायर कौन सा अप्लाई करना है. आइदर स्ट्रेट फॉरवर्ड गुडनेस ऑफ इट है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, या फिर अब ये टू एट्रीब्यूट्स वाला केस है. तो इस केस में कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, चलिए ये रहा आपके सामने. तो लाइक दिस, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2x2 कंटीजेंसी टेबल एंड दिस इज द टेबल ABCD. सो यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको केवल एक फॉर्म बता रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पे दीज आर जो हमने अभी तक पता है वो क्या पता है कि क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है. तो अगर इस कैटेगरी में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है तो आप कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करोगे. मींस अभी तक जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा वी हैव गेट अ सिंगल रो ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, राइट? लेकिन अब यहाँ पे सिंगल रो नहीं है, नाउ देयर इज अ मैट्रिक्स फॉर्मेट. तो जब मैट्रिक्स फॉर्मेट आएगा उस केस में आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है ये यहाँ पे बेसिकली पहले समझना है. उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है. तो कैसे करना है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स में हम लोग कैलकुलेट करेंगे रो वाइज सम लाइक A प्लस सी, देन again second row second column sum that is B plus D, and similarly row wise sum, first row का सम होगा A plus B और second row का सम होगा यहाँ पे C plus D, राइट? सो रो वाइज सम कर लीजिए, कॉलम वाइज सम कर लीजिए और एक टोटल यहाँ पे टोटल का बनेगा कि अगर आप इसे रो वाइज सम करें या कॉलम वाइज सम करें तो यहाँ पे वैल्यू सेम ही बनने वाली है, दैट इज A plus B plus C plus D. गॉट इट? सो कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है इसी तरह से आपको कॉलम वाइज सम और रो वाइज सम करना है एंड गेट इट कंप्लीट टोटल. गॉट इट? अब एक्सपेक्टेड कैसे आएगी, तो एक्सपेक्टेड लाने के लिए एक्सपेक्टेड के भी वही चार पोर्शन है, एक्सपेक्टेड भी आपकी चार ही वैल्यू में आने वाली है. तो इस A के रिस्पेक्ट में यानी A के रेफरेंस में यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनेगी वो क्या बनेगी, इसको कट कर लीजिए लाइक दिस, एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजॉन्टल. तो जो टोटल वैल्यू यहाँ पे आई ना A प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय A प्लस बी डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कहलाएगी आपकी इसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी.
राइट तो जिस कॉलम में मैं हूं, जिस पोजीशन पे मैं हूं, उस पोजीशन का हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन दोनों को लिया तो ये आपका वर्टिकल कॉलम बन रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल वैल्यू बन रहा है। तो a प्लस सी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कंप्लीट टोटल। अब जैसे कि मुझे इस b के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करना है, सो b के कॉरेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन यहाँ पे आएगी। सो b के लिए देखना तो अगेन वही सेम चीज, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन से दो टोटल कैलकुलेट होंगे, यानी कि b प्लस डी यूज हो गया, ये कट हुआ, और a प्लस बी यूज हुआ, यानी a प्लस बी डिवाइडेड बाय द कंप्लीट इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। राइट सो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यही चीज आपको बार बार यूज करनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए कि a प्लस यानी कॉलम वाइज टोटल कीजिए, कॉलम वाइज टोटल कीजिए, रो वाइज टोटल कीजिए, एंड देन इस जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको एक्सपेक्टेड लिखना है उस पर्टिकुलर को क्रॉस कर लीजिए। जैसे अब अगर मैं सी के लिए लिखता हूं तो सी को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो वर्टिकल लाइन में a प्लस सी मुझे रिक्वायर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में मुझे यहाँ का टोटल रिक्वायर्ड होगा, दिस इज सी प्लस डी। तो ये देखिए यहाँ पे a प्लस सी है, यहाँ पे c प्लस डी है, डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिमिलर केस फॉर डी, अगर आप डी के लिए कैलकुलेशन करते हो तो ये वर्टिकल क्रॉस हुआ यानी b प्लस डी, तो यहाँ पे आ गया b प्लस डी, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हुआ c प्लस डी, तो दिस इज c प्लस डी डिवाइड बाय द कंप्लीट टोटल। So this is the way how we calculate the expected frequency in case of this type of given matrix. अब ये तो यहाँ पे केवल आपको समझाने के लिए मैंने रखा था। अब आगे एक्चुअल क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इस chi square टेस्ट पे यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। So this is problem number 2 and this is very very important। अगर मैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आई थिंक अब तक जितने पेपर आए हैं उसमें से अगर मैं 90% केसेस की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट हुआ है। Got it? और ये क्वेश्चन कहता क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द कलर ऑफ आईज ऑफ फादर एंड सन टेस्ट इफ द कलर ऑफ सन्स आई इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ फादर। क्या सन के आई कलर में और फादर के आई कलर में कोई एसोसिएशन है? राइट ये चीज चेक करनी है। तो आपको क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज से बता रहा है कि मुझे कौन सा टेस्ट यहाँ पे यूज करना है, और अब तक के जितने भी टेस्ट हैं उन सभी में मैंने आपको यही पॉइंट एम्फेसिस किया है कि मीनिंग जरूर समझिए, सिचुएशन समझिए, किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है। राइट सो अब यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो दूसरी पहचान क्या है, देयर इज अ मैट्रिक्स फॉर्म इज गिवन जहां पे वो लिखता है आई कलर ऑफ फादर, आई कलर ऑफ सन, और यहाँ पे अगर फादर का आई कलर लाइट है तो सन का आई कलर लाइट हो, ऐसे कितने केसेस है 471। बट इफ द फादर आई कलर इज लाइट बट सन आई कलर इज नॉट लाइट, ऐसे कितने केसेस है ओनली 51। सेम अगर फादर आई कलर नॉट लाइट है तो सन आई कलर के कलर मतलब सन का आई कलर लाइट है, ऐसे कितने केसेस है 148। एंड फादर आई कलर इज नॉट लाइट, सन आई कलर इज नॉट लाइट, ऐसे केसेस है 230। सो ये इस क्वेश्चन का मतलब है, और इससे समझने का मतलब कि आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैट्रिक्स दी गई है जिसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, जिसके अंदर मुझे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज मिल रही है। राइट सो इन ऑब्जर्व से मैं एक्सपेक्टेड कैसे कैलकुलेट करता हूं? जी हाँ सिंपल, यहाँ पे सम लगाइए, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 4 11, तो ये हो गया आपका 619 कॉलम का सम। इसी तरह से आप इसका सम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 281, दिस इज द सेकंड कॉलम सम। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे रो वाइज सम भी करते हैं, तो 471 और 51 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 522, और 148 और 230 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 378। द क्रॉस चेक इज व्हाट कि जब आप इन्हें सम करेंगे यहाँ पे 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 2 प्लस 1 10, और ये हो जाएगा 900। तो यही इन दोनों का भी टोटल आपको मिलेगा, यानी कि रो वाइज और कॉलम वाइज ये 900 इन टोटल सेम आ रहा है, यानी इन चारों वैल्यू का टोटल सम कितना है? इन चारों वैल्यू का टोटल सम 900 है। राइट तो ये तो हो गई हमारी ऑब्जर्व टेबल। अब इससे एक्सपेक्टेड कैसे आएगी? सो 471 के अप्रॉक्स 471 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड बनेगा वो क्या बनेगा? जी हाँ 619, यहाँ पे 619 क्रॉस होगा और 522 क्रॉस होगा, तो 619 इंटू 522 डिवाइड बाय दिस टोटल 900। सिमिलरली अगर मुझे इस 51 के क्रॉस कैलकुलेट करना तो 51 में कौन वर्टिकल में कैलकुलेट क्रॉस होगा? 281, हॉरिजॉन्टल में कौन क्रॉस होगा? 522 डिवाइड बाय 900। अगर मुझे 148 के क्रॉस कैलकुलेट करना है तो 619 378, तो ये हो जाएगा 619 378 डिवाइडेड बाय 900। एंड सिमिलरली फॉर 230 ये आपका क्रॉस होगा 281 मल्टीप्लाई बाय 378 डिवाइड बाय 900। सो जस्ट स्टार्ट विद योर कैलकुलेटर, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और इस टेबल के अंदर मेनली आप वैल्यू लेके आइए, वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अल्टीमेटली अब जो मुझे कैलकुलेशन करनी है वो क्या करनी है? मैं तो काई स्क्वायर कैलकुलेट करना ना, और काई स्क्वायर कैसे आता है? OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइड बाय EI होल समेशन। राइट सो अब इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सेम वही मैनर है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया कि एक कॉलम में लिख लीजिए OI और दूसरे कॉलम में लिख लीजिए EI।
राइट यानी कि मेरी टेबल ऐसे फॉर्म हो जाएगी कि OI में वैल्यू आ गई 471, 51, 148, 230, देन कॉरस्पॉन्डिंग EI जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अगर 471 का कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है तो वही उसके सामने जाएगी। 51 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो उसके सामने लिखेंगे। सिमिलरली 148 के एक्सपेक्टेड 259.98 एंड दिस इज 230 एक्सपेक्टेड 118.202। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वैलिडेशन स्टेप कि जो OI का सम होता है दैट इज 900, वही आपका एक्सपेक्टेड का भी सम आएगा। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड का सम मैच नहीं करता तो जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कीजिए कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी है, उसके बाद ही आप टेबल को आगे प्रोसीड कीजिए। राइट उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं OI माइनस EI। अब OI माइनस EI करेंगे तो आप देखेंगे इस कॉलम के अंदर मैंने इसे अलग से यहाँ पे क्यों दिखाया है, बिकॉज OI माइनस EI का जो समेशन होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। राइट क्यों? क्योंकि हमें पता है समेशन ऑफ OI इज इक्वल टू समेशन ऑफ EI, तो अगर हम दोनों को सम करेंगे मतलब दोनों का डिफरेंस सम करेंगे तो वो जीरो के इक्वल ही आना है। तो दिस इज अनदर योर वैलिडेशन पॉइंट, चाहे आप यहाँ से मैच कर लीजिए चाहे यहाँ से मैच कर लीजिए। राइट उसके बाद मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइड बाय EI। तो हर एक वैल्यू के लिए आपने टर्म कैलकुलेट करी, सम किया तो 266.35, दिस इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड 266.35। सो अगर मैं बेसिक स्टेप्स की बात करूं तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आप डिफाइन करते हैं H0, और H0 यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज नो डिपेंडेंसी, देयर इज नो डिपेंडेंसी। राइट जो भी इसने पूछा है क्या यहाँ पे सन आई कलर फादर आई कलर में एसोसिएशन है, तो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन सन आई कलर एंड फादर आई कलर, दैट इज अवर H0। उसके बाद हमने काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आती है टाई स्क्वायर टैबुलेटेड की। सो टैबुलेटेड वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान से रखिएगा कि क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेशन होती है n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई n2 माइनस 1। व्हाट इज n1 एंड n2? तो जो आपको मैट्रिक्स साइज यहाँ पे दिया जा रहा है दिस इज योर n1 क्रॉस n2। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स साइज क्या है 2/2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया 1 हो गया। अगर सपोज आपके पास मैट्रिक्स का साइज होता 3/3, राइट अगर मेरे पास मैट्रिक्स का साइज होता 3/3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनती, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनता हमारा 4। Got it? बट इस केस में बिकॉज मैट्रिक्स इज 2/2 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो ये रहा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 0.05% इज माई बाय डिफॉल्ट लेवल, तो ये हो जाएगा मेरा 3.841। दिस इज द काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू 3.841। राइट सो कैलकुलेटेड क्या है 266, टैबुलेटेड क्या है 3.81, यानी कि बहुत ही ज्यादा है क्या, calculated value is much greater than tabulated value, hence our H0 is rejected। means यहाँ पे son eye color और father eye color में there is a strong association, जो हम यहाँ पे बोल रहे थे there is no dependency, तो यहाँ पे हमारी hypothesis reject हो गई। that means there is a strong association between these two attributes, right? so इस चीज को चेक करने के लिए हमारा काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे यूज होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस केस में आपको टेस्ट अप्लाई करना है समझ में आ चुका होगा। इसीलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए, फॉर्म देखते ही क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट हो रही है। जैसे ही मैं इस मैट्रिक्स को देखूंगा मुझे याद आ जाएगा हाँ मुझे काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे टोटल भी आपको गिवन है, टोटल भी नहीं करना है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, डायरेक्टली मुझे एक्सपेक्टेड पे जाना है। एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड अगर मैं इसे टेबल फॉर्मेट में लिख दूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए मैंने यहाँ टेबल फॉर्मेट भी आपको रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज 30, 160, 140, 460, ग्रैंड टोटल इज 790। राइट अब अगर मुझे एक्सपेक्टेड चाहिए तो एक्सपेक्टेड कैसे आएगी, इस 30 के अगेंस्ट चाहिए तो यहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए, ये 170 क्रॉस हो गया, यानी 170 मल्टीप्लाई बाय 190 डिवाइड बाय 790, इसे सॉल्व कीजिए यू विल गेट दिस वैल्यू 40.89। अगर मुझे 160 के रिस्पेक्टेड चाहिए तो 160 पे वर्टिकल 160 पे हॉरिजॉन्टल, यानी कि 620 मल्टीप्लाई बाय 190 डिवाइड बाय 790, दिस विल गिव्स यू 149.11। राइट सो सेम चीज क्वेश्चन को पढ़े चाहे पूरा ना पढ़े, बट क्वेश्चन को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, नहीं मुझे टेबल बनानी है। अब उसके बाद मैंने OI माइनस EI दिखाया है, इट्स विल ऑलवेज 0, और उसके बाद OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइड बाय EI, सो यू विल गेट 4.87। दिस इज व्हाट काई स्क्वायर calculated value, that is 4.87। Got it? So अब अगर क्वेश्चन को मैं पढ़ूं तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑन इनोकुलेशन अगेंस्ट कोलेरा,
द फॉलोइंग टेबल वॉज ऑब्टेन, अगर इनोकुलेटेड है तो उसे अटैक होता है, ऐसे कितने केसेस है 30, अटैक नहीं होता ऐसे कितने केसेस है 160, राइट। सो यूज काई स्क्वायर टेस्ट टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट दैट द इनोकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक फ्रॉम कोलेरा, यानी कि इनोकुलेशन और कोलेरा के बीच में एक एसोसिएशन है, वो ये कहना चाह रहा है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो एसोसिएशन, राइट। हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन इनोकुलेशन एंड कोलेरा, यानी वैक्सीनेशन और डिसीज में कोई इंडिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। दिस इज अवर H0, देयर इज नो रिलेशन, करेक्ट। अब हमने अपना काई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हम काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू पे जाएंगे। तो फिर से यहाँ देखिए, फिर से यहाँ पे साइज क्या है 2/2, अगर 2/2 है तो दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनेगा 2 - 1 इंटू 2 - 1 दैट इज 1। तो अगेन अगर आप टेबल में देखेंगे तो यही वैल्यू 3.841, यानी यही अब की बार भी मेरी काई स्क्वायर टैबुलेटेड होगी, दैट इज 3.841 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 इंटू n-1, राइट। n1 - 1 n2 - 1 यानी कि 2 - 1 और 2 - 1 यानी कि अल्टीमेटली क्या बनेगा 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा इज इक्वल टू 1। सो गामा इज इक्वल टू 1, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, वैल्यू हो गई 3.841, अगेन दिस टाइम कैलकुलेटेड वैल्यू इज 4.87 एंड द टैबुलेटेड वैल्यू इज 3.84, यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड अगेन ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, हेंस H0 इज रिजेक्टेड। दैट मींस हम जो कह रहे हैं कि वैक्सीन इनोकुलेशन एंड कोलेरा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट ये चीज हमारे रिजेक्ट हो रही है। दैट मींस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इनोकुलेशन एंड कोलेरा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था ये हमारा ट्रू है कि दैट इज द स्टेटमेंट दैट द इनोकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक्स फ्रॉम कोलेरा, इनोकुलेशन प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलेरा अटैक। दिस इज अ ट्रू वैल्यू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सो आई होप आपको टेस्ट समझ में आ गया होगा, एंड विद दिस योर काई स्क्वायर टेस्ट, चाहे वो गुडनेस ऑफ फिट है, चाहे वो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, नाउ कंप्लीटेड। एंड आफ्टर दिस आई कैन श्योरली से दैट यू विल able to understand what is experimental frequency and theoretical frequency और कैसे यूज करके हमें काई स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और अगर टेस्ट को, इसी लेक्चर को वापस एक बार देखेंगे ना, दोनों लेक्चर्स या सारे लेक्चर्स को जब आप एक साथ सम अप करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है किस सिचुएशन में कौन से टेस्ट को अप्लाई करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस पे क्वेश्चन बनता है। सो एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपका एफ टेस्ट पे या काई स्क्वायर टेस्ट पे बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे अनोवा पे बनेगा। तो क्या है अनोवा, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।